नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर के स्मार्ट स्टडी पर। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान का भाग 4, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51। तो आप सभी को बता दूं, नीति निर्देशक तत्वों को अंग्रेजी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, जिसका शॉर्ट नेम DPSP है। राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और यह BN राव की संस्तुति के आधार पर भारतीय संविधान में आए हैं। आप सभी को बता दूं, संविधान सभा के कानूनी सलाहकार BN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि अधिकारों को 2 श्रेणियों में न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार न्यायोचित प्रकृति वाले मूल अधिकारों को भाग 3 तथा गैर न्यायोचित प्रकृति वाले अधिकारों को भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया। नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, संसाधनों का समान वितरण करना एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 36, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 36 में राज्य की वही परिभाषा लिखी गई है जो अनुच्छेद 12 में लिखी गई है। आप सभी को पता है, हमने अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों में पहले की वीडियो में पढ़ लिया है। अगला अनुच्छेद 37, इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना, अर्थात नीति निर्देशक तत्व न्याय योग्य नहीं है। इन्हें न्यायालय में चुनौती तो नहीं दी जा सकती है, लेकिन ये राज्य के लिए नैतिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। इसलिए राज्य से अपेक्षा की जाती है कि वह अपनी नीतियां बनाते समय इनका आवश्यक रूप से ध्यान रखे। इन्हें न्यायालय में वाद्य योग्य न होने के कारण ही KT शाह ने इनकी आलोचना करते हुए आउटडेटेड चेक कहा है। आउटडेटेड चेक। अगला अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, अर्थात राज्य सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय स्थापित करने का प्रयास करेगा। राज्य न केवल समुदाय के बीच बल्कि व्यक्तियों के मध्य भी आय की असमानता को दूर करने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 39, राज्य को कुछ अविस्मरणीय निर्देश दिए गए हैं, जैसे राज्य स्त्री और पुरुषों को समान रूप से आजीविका अर्जित करने का प्रयास करवाएगा। अगला, राज्य भौतिक संपदाओं और संसाधनों को सामूहिक नियंत्रण में रखेगा। राज्य संपदा का संकेंद्रण किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में न होकर सामूहिक होगा। स्त्री और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 39 को राज्य निःशुल्क और विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 को मूल संविधान में नहीं था, लेकिन इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है, जो कि कहता है सभी व्यक्तियों को समान न्याय राज्य उपलब्ध कराएगा। यदि कोई व्यक्ति आर्थिक या अन्य कारण से न्याय प्राप्त करने से वंचित रह गया हो तो राज्य ऐसे वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता देने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह पंचायतों का संगठन करे तथा उन्हें पर्याप्त शक्ति एवं अधिकार प्रदान करें ताकि पंचायतों को स्वायत्त इकाई के रूप में विकसित किया जा सके। अगला अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार। राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि कुछ दशाएं जैसे वृद्धावस्था, दिव्यांगता, विधवा, बेरोजगारी, बीमारी आदि के दौरान ऐसे लोगों को काम, शिक्षा तथा लोक सहायता देने का राज्य प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा महिलाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। अगला अनुच्छेद 43, राज्य कर्मकारों के लिए न्यूनतम निर्वहन वेतन देने का प्रयास करेगा, अर्थात न्यूनतम मजदूरी देने का प्रयास करेगा एवं ग्रामों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 43 को उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भूमिका के लिए राज्य कानून बनाने का प्रयास करेगा। यह मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। अगला अनुच्छेद 43 को यह भी मूल संविधान में न होकर 97वें संविधान संशोधन
2011 द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है। सहकारी समितियों का गठन, संचालन एवं प्रबंधन। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। यह महत्वपूर्ण अनुच्छेद है क्योंकि बहुत सी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह पूछा जा चुका है कि समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो यह अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 कहता है राज्य को समान नागरिक संहिता लागू करने के निर्देश हैं। समान नागरिक संहिता सार्वजनिक आचरण के नियम जैसे विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण आदि को सभी धर्म, सभी जातियों, सभी वर्गों के लिए एक समान नियम स्थापित करने की बात कहता है। अगला अनुच्छेद 45 राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की प्रारंभिक देखभाल तथा शिक्षा देने का प्रयास करेगा। राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एवं प्रारंभिक देखभाल करने का प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य कमजोर वर्गों के आर्थिक तथा शैक्षणिक उत्थान हेतु निर्देश। इसमें राज्य को निर्देश प्राप्त हैं कि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान देगा और उनके आर्थिक और शैक्षणिक विकास के लिए प्रयास करेगा। अगला अनुच्छेद 47 पोषाहार तथा लोक स्वास्थ्य के लिए निर्देश। राज्य पोषण स्तर, जीवन स्तर, स्वास्थ्य स्तर को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पदार्थों का प्रयोग दवा के अतिरिक्त नहीं करेगा या नहीं करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 48 कृषि, पशुपालन आदि के विकास हेतु निर्देश। राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह कृषि, पशुपालन हेतु आधुनिक और वैज्ञानिक तकनीकों का विकास करेगा। अनुच्छेद 48 को यह भी मूल संविधान में नहीं था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे संविधान में जोड़ा गया है, जो कि कहता है पर्यावरण, वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राज्य को निर्देश प्राप्त हैं। अगला अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि वह स्मारकों, भवनों, वस्तुओं आदि को समाप्त होने से बचाने का प्रयास करेगा, विशेषकर वे जो ऐतिहासिक धरोहर के रूप में हों। अगला अनुच्छेद 50 कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण, और इसी अनुच्छेद को कॉर्नवालिस कोड भी कहा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है कॉर्नवालिस कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को कहा जाता है, तो कॉर्नवालिस कोड अनुच्छेद 50 को कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य पृथक्करण को कहा जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। इसमें राज्य को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और समन्वय स्थापित करेगा, राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्वक व्यवहार करने का प्रयास करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विधि, समझौते आदि का सम्मान करेगा, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थों के द्वारा निपटाने का प्रयास करेगा। और इस प्रकार से हमने नीति निर्देशक तत्वों को पूरा पढ़ा। और इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 51 को, जो कि मूल कर्तव्यों से संबंधित है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। और आप सभी को बता दूं, इन्हीं नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकार के कार्यों का मूल्यांकन का भी आधार बनता है। आप सभी को यह भी बता दूं, नीति निर्देशक तत्वों की आलोचना होती है, वह आलोचना इसलिए होती है क्योंकि ये न्याय योग्य नहीं है और भारतीय संविधान में इन्हें लागू करने का कोई साधन नहीं बताया गया है। धन्यवाद आप सभी का। अगर आपको दी गई जानकारी से थोड़ी भी सहायता मिलती है तो आप चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप तैयारी में नए हैं तो यह चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। धन्यवाद।